हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा वीडियो होने वाला है आज का वन शॉट का, वो होने वाला है आपके साइंस के सब्जेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन वीडियोस, जिसमें हम आपको आज के दिन पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। जी हाँ, आपके जो साइंस का जो दो पार्ट होते हैं, एक साइंस 1 होता है, एक साइंस 2 होता है। उसका जो साइंस 1 का पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन नाम का, उसका पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर्स हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन आज हम लोग क्या कराएंगे, आपको रिवीजन कराएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले से हमने ये रिवीजन वीडियोस वन शॉट देना शुरू किया है, जिसमें हमने अभी तक फिलहाल में फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, उसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कंप्लीट कर दिया है। एक ही घंटे के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर वन शॉट आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया है। तो वो वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जाके देख लेना। ज्योमेट्री का भी फर्स्ट चैप्टर, सिमिलैरिटी का भी वन शॉट रिवीजन वीडियो हो चुका है अपलोड, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। और आज हमारा साइंस के लिए हम लेकर आ गए हैं रिवीजन वीडियो। तो आज के ही इस लेक्चर में, आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो होगा, लेकिन आज ही के वीडियो में दोस्तों ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा आपको। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा जो साइंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सबको हम रिवाइज करवाने वाले। तो बने रहना हमारे साथ। और आज दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप हमें सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहोगे तो हम जो भी चीज बताते हैं वो आपको पता चलता रहता है। ठीक है, कुछ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज आते हैं टॉपिक के ऊपर और शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की, बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं आपको बताऊंगा, उसका कंसेप्चुअल नॉलेज बताऊंगा, और ये जो टॉपिक्स है किस प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको मैं यहां पे ओरली बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन, ये जो चैप्टर है, इसका जो पहला ही टॉपिक है, टॉपिक वाइज जाएंगे हम लोग एकदम अच्छे से। तो पहला ही जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन का मतलब पहली बात तो समझ, देखो चैप्टर का नाम भी ग्रेविटेशन है, टॉपिक भी हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशन का मतलब होता है, एक साइंटिस्ट थे इसैक न्यूटन। ठीक है, अब ये जो न्यूटन बाबा जो थे, उनको एक तरीके से आप एक स्टोरी, लोग जो बोलते हैं एक्चुअल में वैसा हुआ नहीं था, लेकिन एक स्टोरी बना गया है। तो वो स्टोरी क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोला हुआ है, हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स में ये चैप्टर जब हमने पढ़ाया था तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज तो रिवाइज करवा रहे हैं, रिविजन करा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लो। तो नॉर्मली एक स्टोरी ये था कि एक न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, उसके साइड में एप्पल गिरता है, सर के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो सर के ऊपर गिरता तो चोट लग जाती ना उसके ऊपर, तो साइड में कहीं पे एप्पल गिरा। उसने नोटिस किया कि यार ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया टूटने के बाद। तो ये चीज सोचा उसने और उसके ऊपर उसने थियरी बनाई, दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन्स के बहुत सारे उन्होंने मोशंस के बनाए, जैसे हमने इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के भी लॉ बहुत सारे हैं, तो उन्होंने बनाया। तो उससे एक चीज पता चल गया कि अर्थ हैज सम ग्रेविटी, अर्थ के पास एक ग्रेविटी है जो कोई भी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है नीचे की तरफ, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब तक उसके बाद खुद का फोर्स नहीं है। जैसे कि आप बोलोगे सर एरोप्लेन तो आसमान में उड़ जाता है, लेकिन एरोप्लेन का इंजन बंद कर दो आसमान में, हेलीकॉप्टर जो आसमान में उड़ रहा है उसका इंजन को ऑफ कर दो तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी और उसको नीचे खींच देगी। इंसान भी हवा में उड़ सकता है चाहिए तो, कैसे उड़ सकता है, पैराशूट लगा के उड़ सकता है। तो वो क्या करता है, एक हवा का इस्तेमाल करके पैराशूट लगा के वो हवा में इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर वही आप क्या करो, उस रस्सी को कट कर दो, या फिर जो पैराग्लाइडिंग जो करते हैं उसमें जो पैराशूट होता है उसमें होल कर दो, तो वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी। तो सेम इसी प्रकार जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये आपको ये दर्शाता है कि किस प्रकार दोस्तों अलग अलग चीजें, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे वो कितनी बड़ी हो, वो अर्थ के इन्फ्लुएंस के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है दोस्तों वो नीचे आती है। और ये ग्रेविटी इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। एंड ये ग्रेविटेशन जो होता है दोस्तों एक फोर्स के ऊपर काम करता है, और वही फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे आपको पता है ग्रेविटेशन को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है, और फोर्स को बल बोलते हैं। तो इसको हिंदी में अनुवाद करूं अगर, तो इसको बोल देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और ये पूरा का पूरा हमने चैप्टर जो है, आपको मैं बार बार बताता हूं कि आप चेक कर सकते हो, हमने पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, लेक्चर बाय लेक्चर डाला हुआ है। आज तो हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो रिवीजन सिर्फ 1 घंटे का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें हम आपको फटाफट से एक्सप्लेन करेंगे, आपको याद दिलाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ाया है मैंने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, वो आपको लेक्चर्स में ही देखने मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन रिवीजन देखने से आपको याद आ जाएगा वो सब चीज़ें किस बारे में है। तो ध्यान से रख लेना। अब एक और बेहतरीन टॉपिक है, जैसे ग्रेविटेशन तो आपको समझ में आया कि ग्रेविटेशन क्या था, एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डिफरेंट चीज है, लेकिन यहां पे मैं एक चीज लेना चाहूंगा जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम बाजू में रखेंगे। पहले मैं लेता हूं आपको सर्कुलर मोशन। ठीक है ना,
सर्कुलर मोशन क्या होता है, उससे ही रिलेटेड एक फोर्स होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता है, जैसे कि समझ लो, बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा मैं टाइम लेता नहीं हूं, आपका जानते हो आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर अपने जगह से कब तक नहीं हिलेगा, जब तक कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स ना लगाऊं। यानी कि अगर मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स के लॉ, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनी ऑब्जेक्ट इट्स इज इन द रेस्ट पोजिशन अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, या फिर अनबैलेंस फोर्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा। नहीं जानते हो तो हमारे 9th स्टैंडर्ड के वीडियो पढ़े हुए, और शायद उसमें से एक वीडियो तो आई गेस कुछ 7 लाख व्यूज चले गए उसके ऊपर, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। तो जाके देख लेना उसके ऊपर। तो समझ लो कि एक मार्कर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने जगह पे टिका हुआ रहेगा। टिका हुआ रहेगा कब तक टिका हुआ रहेगा, जब तक मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स, समझ लो मेरे हाथों का मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हिला दिया। तो जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हिला दिया दोस्तों, तो ये मूव हो गया। तो ये मूव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में क्या आ गया, एक मोशन आ गया। तो समझ में आ गया मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन भी कई सारे प्रकार के होते हैं, सीधा जा रहा है तो लीनियर मोशन हो गया, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन एक होता है सर्कुलर मोशन, और नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज अगर एक राउंड पैटर्न में, एक सर्कल के फॉर्म में अगर घूमती है, समझ लो एक पत्थर है यहाँ पे, इसको मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे बीच में एक इंसान खड़ा है, उसको रस्सी से बांध के, हम लोग बचपन में घुमाते थे ना, ऐसा हाथ में रस्सी ले लिया और रस्सी के उस कोने पे हम लोग ने एक पत्थर बांध दिया, फिर कुछ भी चीज बांध दिया, और उसको ऐसे गोल 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 घुमाते थे, तो घूमता था, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि उसको एक मोशन दे रहे हैं, और वो मोशन कैसा दे रहे हैं, हम लोग एक गोल वाला मोशन दे रहे हैं, यानी वो गोल गोल घूम रहा है, तो इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में एक फोर्स काम करता है, और वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लेना, वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये पत्थर यहां पे बांधा हुआ है, एक इंसान इसको पकड़ के ऐसा गोल गोल घुमा रहा है। तो जब ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि उस पत्थर की वजह से एक फोर्स भी क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, बिकॉज वो रस्सी कहां से बंधा हुआ है, एक बीच में कोई इंसान उसको पकड़ के गोल गोल घुमा रहा है, यानी कि वो रस्सी से एक सेंटर की तरफ आया हुआ है, यानी कि ये जो पत्थर है उसके सेंटर की तरफ से एक रस्सी बन के वो बीच में इंसान की तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं व्हेनेवर ए फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स मतलब सेंटर की तरफ आ रहा है अगर वो फोर्स, तो उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और दूसरा जो मैंने सेंट्रीफ्यूगल बोला था, वो अवे फ्रॉम द जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका बेस्ट एग्जांपल मिक्सर ग्राइंडर ले लो, इस प्रकार की जो चीजें होती है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल तो अभी सिलेबस में आपके फिलहाल नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा सेंट्रीफ्यूगल के, कि सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बस इतना है, आपको याद रखना है। कोई पूछेगा अगर, ये सेंट्रीपिटल और एक जो दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये मैं लिखा देता हूं फिर भी आपको, ये आपको ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ कभी कभी। और लेक्चर्स में आप देखोगे जाके, हमारे रेगुलर लेक्चर जो हमने अपलोड किए हुए हैं बहुत पहले, हमारा सिलेबस लगभग 6 महीने पहले पूरा कंप्लीट हो चुका था, हर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया था, तो जाके देख सकते हो आप लोग। तो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या आता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हेन एनी फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल हैविंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इफ एनी ऑब्जेक्ट revolving in a circular manner or following a uniform circular motion, but the force is directed away from the center of the circle, then it is called as the centrifugal force. You have to remember this, okay? बस इतना याद में रख लोगे तो काफी हो जाएगा। और देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपको एग्जाम में इस प्रकार के ऊपर। पहला था ग्रेविटेशन, तो नॉर्मली ग्रेविटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत रेयरली चांसेस है। एकदम इजी पेपर बनाएंगे तो एकदम मस्करी में बोलते हैं ना, हाँ मजाक मजाक में क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, तो चांसेस तो बहुत ना के बराबर है। लेकिन अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ये पूछ सकता है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, ठीक है, एनी मोशन मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ सकता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन ए एंड फॉलोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ फोर्स आ रहा है, उसका बीच में आ रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल होता है। और सेंट्रीफ्यूगल अवे जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये चीज ध्यान में रखना है। तो हो सकता है इसके ऊपर अगर डेफिनेशन अगर आपको पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप बिंदास उसको लिख सकते हो और 1 से 2 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया होगा। अब फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा फास्ट भी जाएंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको पूरा चैप्टर करवा दूं, क्योंकि आपके लिए भी जितना टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कम समय में ज्यादा नॉलेज लेके जाए, ठीक है ना। लोग एक एक टॉपिक पढ़ाने में 8-8, 10-10 घंटे नहीं देना चाहता मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत प्रीशियस है हमारे लिए। ओनली 2.5 मंथ रिमेनिंग देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ
वेस्ट नहीं करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। ये जो समय है ना, ये एक बार बीत जाएगा तो वापस नहीं आएगा, बाद में रिग्रेट होता है यार 10 दिन बाकी है, मैंने पहले 1 महीने पहले से पढ़ा होता तो काश मेरे अच्छे मार्क्स आते। तो जो समय चल रहा है उसको वेस्ट मत करो, क्योंकि एक बार समय बीत गया तो वो लौट के वापस नहीं आएगा। बस एक चीज रहेगा, पछतावा, तो वो आप लोग को नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ डेडिकेशन के साथ रोज वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज के लिए प्लीज सपोर्ट कर देना। और वन शॉट वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं। हमारे मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं, पहला चैप्टर मैथ्स 2 के पहला चैप्टर वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे हर चैप्टर का आएंगे, साइंस का भी स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आप लोग बस बने रहना और प्यार दिखाते रहना। और एसएसटी के आपके रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, जो रेगुलर लेक्चर्स जो बाकी है चैप्टर्स वो आ रहे हैं, और बाकी जो उसके पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। तो एसएसटी भी देखते रहना, बहुत अच्छे तरीके से हमने डाले हुए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब एक बहुत ही बेहतरीन 5 स्टार वाला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देख लेना दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों केप्लर्स लॉ। ये तो आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो प्लीज जाके पढ़ने की जरूरत है आपको। केप्लर्स लॉ क्या होता है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटू सा डायग्राम है वो मैं बनाना चाहूंगा, क्योंकि डायग्राम के बेस पे ही है पूरा का पूरा केप्लर्स लॉ है। तो छोटा सा मुझे टाइम दे दो, लाइक 10 सेकंड का टाइम दे दो, मैं फटाफट से एक डायग्राम आपके लिए बनाना चाहूंगा, ठीक है। ओके, बस ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मैं। ओके, एंड लास्ट, चलो अब इसको नेमिंग कर देंगे फटाफट। जिसका नाम है दोस्तों ए, इसका नाम है बी, सी, डी, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये आपका सन है, क्या है, सन, सूरज दिख रहा है आपको, ये आपका सन है। और ये यहाँ से एक समझ लो आपका प्लैनेट है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है आपका प्लैनेट। प्लैनेट कुछ भी ले सकते हो, अर्थ ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी प्लैनेट ले लो, समझ लो पृथ्वी है हमारा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये केप्लर्स लॉ एग्जैक्टली है क्या। तो केप्लर्स वाज द साइंटिस्ट, मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब पूछता नहीं एग्जाम में। हम कट टू कट चल रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कराया जाए, ना कि जो चीज जस्ट कैजुअल तरीके से सीखनी होती है। वो सब चीज लेक्चर्स में मिल जाएंगे आपको, अगर एकदम डीप में जाना चाहते हो तो लेक्चर्स में मिल जाएंगे। लेकिन रिवीजन जो चीजें होती है वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में करा रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है जाके, क्योंकि आप लोग को हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी देखने हैं, तब जाके ये रिवीजन लेक्चर्स वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, करेक्ट है ना। तो ध्यान से देख लेना। तो जैसे कि केप्लर्स जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब पृथ्वी को देखा, या फिर पृथ्वी या फिर कोई भी प्लैनेट को जब देखा कि हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है या फिर सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं वो वर्क कैसे करता है, तो उन्होंने केप्लर्स के 3 नियम बताए। क्या बताए उन्होंने 3 नियम, वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो देयर वाज 3 लॉ ऑफ केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ दैट इज केप्लर्स, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे, केप्लर्स फर्स्ट लॉ। क्या होता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ। अब केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। क्या बोल रहा है देखो, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोकाई, ठीक है। और ये डेफिनेशन वगैरह आपको बुक में मिल जाएंगे, वो तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीजों को समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ का, कि द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन एलिप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा है यहां पे कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एलिप्स। थोड़ा सा लिखूंगा यहां पे, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, बाकी चीजें आप देख लेना डेफिनेशन क्या बोलता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में। जनरली हम जब सोलर सिस्टम को इमेजिन करते हैं तो आपके मन में हमेशा से बचपन से एक थॉट आया होगा कि एक बीच में सन होता है और सन के आसपास जो होते हैं प्लैनेट चक्कर काटते हैं। समझ लो सबसे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी चक्कर काटेगा, दूसरे बाद में वीनस काटेगा, तीसरे बार में अर्थ काटेगा, फिर उसके बाद में क्या काटेगा, अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स आता है, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, ठीक है ना, फिर वो यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तो चलो नहीं है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लोग ने जब पढ़ाई की थी ज्योग्राफी में तब प्लूटो था, आप लोग के टाइम पे नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो जनरली हम जब इमेजिन करते थे सोलर सिस्टम को, या फिर आप लोग भी जब करते होंगे, तो आपने सोचा होगा कि एक सर्कुलर पैटर्न है, गोल गोल पैटर्न है। यानी कि ये सब चीज जो प्लैनेट जो घूमते हैं हमारे सन के आसपास जो चक्कर काटते हैं, ये गोल चक्कर काटते हैं। या आपने सोचा होगा आज भी, अगर आप पहले से हमारे लेक्चर्स देखे होंगे इस चैप्टर के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो कंप्लीट हो गया है हमारा, अगर आपको पता होगा, देखा होगा आपने, तो डेफिनेटली आप जानते होंगे इस चीज को। लेकिन जो शायद पहले से इतना खास पढ़ाई नहीं किया होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि हमारा जो अर्थ है या फिर जो भी प्लैनेट होते हैं वो सन के गोल चक्कर नहीं काटते, वो काटते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, अंडा आकार। अंडा कैसा होता है, ओवल होता है, एलिप्स होता है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये जो ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ये ऑर्बिट एक सर्कल नहीं है, ये एक एलिप्स है। एलिप्स का मतलब पता है ना आपको क्या होता है,
डिफरेंस पता समझ में आना चाहिए आपको। एलिप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एलिप्स का। एलिप्स का मतलब क्या होता है, एलिप्स का मतलब क्या होता है, ये हो गया सर्कल और ये जो चीज होता है ये एलिप्स होता है, गोल, ठीक है ना, अंडा जैसा, आलू बटाटा ऐसे रहता है ना कुछ शेप उसका, ठीक है, तो वैसा शेप होता है। तो हमारा पहला केपलर लॉ ये बोलता है कि हमको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी क्या, कि हमारा जो पृथ्वी है या फिर जो भी प्लैनेट है वो सन के गोल गोल चक्कर काटता है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो ऑर्बिट कैसा है प्लैनेट का, एलिप्स है, ठीक है, और उसके एक एंड में सन जो है वो फोकस जैसा काम आता है। यानी कि अगर ये प्लैनेट है तो प्लैनेट से अगर हम देखेंगे एक एंड पे देखेंगे तो हमारे जो फोकस रहेगा या फिर फोकाई रहेगा वो क्या रहेगा, सन रहेगा। क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारा केपलर्स का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर मोशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं केपलर्स के सेकंड लॉ पे। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनना इसको। ये तीनों लॉ इस प्रकार समझा दूंगा, बिना याद किए भी लिख पाओगे, ठीक है। पहला लॉ समझ में आ गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और उसका मतलब आज तक बहुत लोग को समझ में नहीं आया। क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन। देखो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा ये डायलॉग, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो ये चीज आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन इसका मतलब आपको पता है क्या, कि यार आपने बस बाय हार्ट कर लिया, रट्टा मार लिया कि यार केपलर सेकंड लॉ ये बोलता है कि द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस आपने इतना बोल दिया, खत्म, क्या बात नहीं। आपको कंसेप्चुअल नॉलेज तो पता होना चाहिए कि केपलर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। केपलर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि समझ लो कि एक प्लैनेट है, ए के पास एक प्लैनेट है, ये ए एक पॉइंट है समझ लो, और इसके पास एक प्लैनेट है, लेकिन वो धीरे धीरे रिवॉल्व जब करेगा, सन के चक्कर जब काटेगा, तो वो ए से लेके बी पॉइंट तक आएगा। ए से लेके बी पॉइंट तक एक प्लैनेट आ गया ना, समझ लो यहां पे आ गया। अब वही प्लैनेट समझ लो यहां पे था, वही प्लैनेट यहां पे था, अब वो सी से लेके डी तक चक्कर काट रहा है। तो यहां पे वो जो हमारा ऑथर है या फिर जो केपलर है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो जितना टाइम उसको ए से बी तक पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम सी से उसको डी में पहुंचने के लिए लगेगा। तो आप बोलोगे सर डायग्राम देख के तो ऐसा लग रहा है कि ए से बी पहुंचने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगा होगा और सी से डी पहुंचने के लिए कम टाइम लगा होगा। डायग्राम देख के तो यही लग रहा है ना हमें, इस प्रकार का डायग्राम है। लेकिन यहां पे एक फैक्ट ये है कि आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही कर्व है, ये आप देखोगे ये ज्यादा ही कर्व है। कर्व है यानी कि एक छोटा एरिया है, जैसे एलिप्स जो होता है, ठीक है ना, ये एलिप्स है, मैंने और अच्छे से बनाना चाहिए था डायग्राम को थोड़ा सा, आप देखोगे तो ये एलिप्स का ये वाला जो एरिया होता है ये कम एरिया होता है, और ये वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, ये वाला एरिया जो होता है कम होता है, ये वाला एरिया ज्यादा होता है। तो भले ही यहां पे ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका जो लेंथ होगा सी से लेके डी तक का और ए से लेके बी तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये ए और ये जो सन का जो पार्ट है और ये जो बी, यानी कि ये जो पोर्शन है पूरा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझ लो इसका, ये जो सन है ना, इसका नाम मैं ओ रखता हूं, समझ लो, ठीक है, इसका नाम मैं क्या रखता हूं, ओ। तो समझ लो कि यहां पे ए, ओ और बी, इसका जो एरिया रहेगा, इसका जो एरिया रहेगा, मैथमेटिक्स थोड़ा सा घुसा रहा हूं इसके अंदर ताकि आपको और अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज दे सकूं। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ए ओ बी, यानी कि ये वाला जो मैंने शेड किया हुआ है, ये इसका जो एरिया रहेगा, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा, ये वाले पोर्शन के एरिया के बराबर। समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों दिखने में क्या है, अलग अलग है। यानी कि जब भी हमारा कोई भी प्लैनेट का अगर हम लोग लाइन को ज्वाइन करेंगे, प्लैनेट का और सन का, ये प्लैनेट है ये सन है, ये समझ लो यहां से प्लैनेट है ये सन है, अगर उसको हम लोग लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जितना समय उसको यहां से यहां जाने में लग रहा है उतना ही समय इतना यहां से आने को लग रहा है, और दोनों का ही एरिया जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये होता है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो मैथमेटिक्स तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि एरिया ऑफ एओबी जो रहेगा वो एरिया ऑफ सीओडी भी रहेगा, यानी दोनों सेम रहेगा और दोनों को ही इक्वल टाइम लगेगा एक दूसरे से जगह पे पोजीशन चेंज करने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं हमारा केपलर का दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने बोला कि ये जो टॉपिक है ये एक 5 स्टार टॉपिक है, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस 100% होते हैं। मेरी तरफ से चलो 99 मान लो यार, 1% हो सकता है कभी कभार नहीं पूछा, लेकिन ज्यादातर मेरा चांसेस है कि एग्जाम में आपको केपलर्स लॉ जो है पूछेगा ही पूछेगा। अब आ जाते हैं एक और बेहतरीन लॉ के ऊपर, यानी केपलर्स का तीसरा लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। देखो ध्यान से,
केप्लर्स थर्ड लॉ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, अब इसका काम नहीं है हमें, ठीक है। केप्लर्स का तीसरा नियम क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आपको याद रखने वाली बात है और इसको आपको दिमाग में हमेशा छाप लेना है। क्या बोलता है केप्लर्स का थर्ड लॉ, कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो समझ लो कि एक कोई प्लैनेट है, तो उसको एक रिवॉल्व होने में, मतलब सन का एक चक्कर काट के आने में उसको कुछ तो टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया कि उसको जो टाइम लगेगा वो टी लगेगा। हमने क्या मान लिया कि उसको जो भी टाइम पीरियड लगेगा वो टी मान लिया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैं स्टेटमेंट बहुत बड़ा है तो लिखा नहीं रहा हूं, ये मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना और आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे पुराने वीडियो जाके देख लो, उसमें भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वर्ड ध्यान में रखना, मतलब स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने क्या माना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को टी माना, तो टी का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। किसका मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, यानी कि एक प्लैनेट और एक सन के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो समझ लो वो डिस्टेंस हमने मान लिया रेडियस आर। एक प्लैनेट और एक सन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हमने रेडियस मान लिया, आर मान लिया। तो यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट के हिसाब से केपलर के थर्ड लॉ में ये बोला है कि जो भी टाइम पीरियड लग रहा है कोई भी प्लैनेट को सन के चक्कर काटने के लिए, वो उसका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, टू द क्यूब ऑफ द रेडियस या फिर क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इसका क्यूब यानी कि आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी द टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन का क्यूब, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम लोग, तो एक चीज हम मैथमेटिकल लॉ के हिसाब से पहचानते हैं और साइंस में भी हमने देखा हुआ है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना पड़ता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते हो ना, साइंस में हम लोग डॉट यूज करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसा देखते आए ना, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, लेकिन साइंस वगैरह में आप एक डॉट है अगर, तो समझ जाना कि उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वो कांस्टेंट को के मानते हैं ज्यादातर में। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, ये आर क्यूब को नीचे लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब विल बी इक्वल टू के एंड दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है और ये आगे जाके यूज भी होता है कभी कभी, ठीक है, आपको ये सब चीज यूज हो जाएगा। यानी कि टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर और मीन डिस्टेंस जो अर्थ और सन का है उसके रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है, जो कि एक कांस्टेंट है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों लॉ यानी केप्लर्स के तीनों नियम आपको समझ में आ गया होंगे और इसी प्रकार आपको एग्जाम में डायग्राम बना के तीनों लॉ को लिखना है, आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा टॉपिक, ठीक है, थर्ड टॉपिक था ये हमारा, ठीक है ना, थर्ड नंबर का टॉपिक था केप्लर्स लॉ इस चैप्टर का। देखो 3 टॉपिक हमने करा दिया, लेकिन ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो हम लोग कंटिन्यूअसली इस लेक्चर में आपको वन शॉट तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ही बार एक ही वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको 100% नॉलेज आ जाएगा इस चैप्टर का। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इसके बाद आ रहा है, जबरदस्त, और आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, क्योंकि इसके पहले मैं रुका नहीं था, उसके लिए माफ कर देना, लेकिन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब चीज तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ताकि आप लोग अपना नोट्स खुद का बना सको, ठीक है। जो भी अच्छा लगेगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको अभी रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसके ऊपर, हमारे चौथे टॉपिक के ऊपर, और देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो 4th टॉपिक है वो एग्जैक्टली है क्या। बहुत ही मजा आएगा, ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करें। ओके, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारा 4th टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिमांडेबल, ये भी बहुत ज्यादा मैं 5 स्टार रखूंगा, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यहां पे ध्यान से, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसका मैं स्टार करूं तो कम से कम मैं 4 से लेके 5 स्टार यानी कि लगभग 4.5 स्टार में दे सकता हूं इसको, यानी इसके पूछे जाने के चांसेस भी लगभग बहुत अच्छे खासे हैं। 4.5 स्टार रेटिंग मैंने दिया है इसको। अब इसमें एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स का, वो भी क्या है भाई ये सब चीज। तो आपको एक चीज पता होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ग्रेविटी इस्तेमाल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर ना हो, जब तक वो पृथ्वी के ऊपर हो तब तक, ठीक है ना। स्पेस में चला गया तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जब तक पृथ्वी के ऊपर है, हमारे अर्थ के ऊपर है, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी जरूर होती है, ठीक है। अब इसी ग्रेविटी के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो ये जो थियरी है, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो थियरी है, इसके अकॉर्डिंगली अगर बोला जाए कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, पूरी ब्रह्मांड में अगर मैं बात करूं, यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद अ डेफिनाइट फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भली भांति क्या करता है, एक अपने आकर्षण से, अपने फोर्स के थ्रू वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक डेफिनाइट फोर्स होता है और ये जो फोर्स होता है, क्या बोल रहा हूं मैं कि वो जो फोर्स होता है, दिस फोर्स, ठीक है, वो जो फोर्स होता है, जो फोर्स में, देखो मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं आधा अधूरा लिखा रहा हूं क्योंकि ये सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारा मुद्दा वो नहीं है कि डेफिनेशन लिखाना, डेफिनेशन तो आपको कहीं से ही मिल जाएगा। और आप जब ये रिवीजन लेक्चर पढ़ रहे हो तो बुक साथ में खोल के बैठो दोस्तों, ये आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है ना। ये सब चीज करके देखना, क्यों दोस्तों, क्योंकि एंड टू एंड आपको अपने बुक से पढ़ाई करनी है एंड में, क्योंकि कुछ चीजें जो हो रही है लिखने वाली, वो लिखने वाली चीज आपको प्रॉपर लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्चुअल नॉलेज यहां से ले लो, समझ के ले लो कि वो एक्जैक्टली है क्या, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो आपको बुक से ही पड़ेगा, तो बुक भी निकाल के रखो साथ में। तो जैसे मैंने बोला कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। तो वो फोर्स क्या है, ये जो फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी दिस फोर्स इज, देखो यहां पे मैं आधा अधूरा लिखा रहा हूं, इज दिस फोर्स, जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to, क्या बोला मैंने, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये मैंने एक तरीके से लिखाने की कोशिश की है डेफिनेशन किसका, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि एक फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो वो फोर्स क्या है, वो फोर्स ये है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के जो भी मास रहेगा उसके प्रोडक्ट को, यानी मल्टीप्लिकेशन को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पे आते हैं एग्जैक्टली, अब समझ लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। दुनिया में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब दुनिया में कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन समझ लो दुनिया में ये दो ऑब्जेक्ट है। अब जैसा हमारा डेफिनेशन बोलता है इस लॉ का कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, एक फोर्स से, एक ताकत से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो समझ लो ये वाले ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो m1 है, इस ऑब्जेक्ट का m2 है, ठीक है, ऐसा हम लोग यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे मानने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी फोर्स होगा जो इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी एक फोर्स होगा जो इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक फोर्स होता है जो अपने को एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो अब यहां पे हमारा जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोल दिया है कि ये जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो फोर्स है F जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द सिंबल फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि ये जो दोनों मासेस है उसके प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि पहला जो मास है वो है m1 मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो प्रोडक्ट है, सॉरी मास जो है वो है m2। तो इन दोनों के क्या है, प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनवर्सली मतलब होता है नीचे लेके आना, तो इनवर्सली मतलब नीचे आ जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया है, d मान लिया है, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो समझ लो हमने d मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज d का स्क्वायर। तो ये तो रहा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। लेकिन हमें एक चीज पता है हमारे मैथमेटिक्स एंड साइंस के हिसाब से कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है दोस्तों, इसको हमें रिमूव करना होता है और इक्वल लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, f विल बी इक्वल टू, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को इक्वल लिखने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां पे ले रहे हैं कांस्टेंट g। अब ये g क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से देखो पहले। तो जब हमने g लिखा
तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके इक्वल हो गया, तो G मल्टीप्लाई बाय ये M1 और M2 पहले से ही है, तो G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 और ये अपॉन D स्क्वायर, और ये बन गया दोस्तों एक फॉर्मूला। क्या बन गया? ये बन गया एक फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू, यानी कि जो फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, जो अट्रैक्ट करता है, ये जो फोर्स होता है ये होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। और ये जो G हमने जो यूज किया यहां पे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट, या फिर हम लोग इन शॉर्ट इसको बोलेंगे, और भी अच्छी तरीके से एक नाम है इसका, मैं पूरा नाम लिखाना चाहूंगा आपको, दैट इज, ध्यान से देखना, G इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसका एक वैल्यू होता है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है बिकॉज इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में होगा। तो G का, कैपिटल G का एक वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ G, दिस इज द फॉर्मूला फॉर F, कैलकुलेटिंग द F, जिसमें G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M1 मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास, M2 मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास, D मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। और इसमें G का जो वैल्यू होता है ये आपको याद रहना चाहिए, जैसे मुझे याद है फटाफट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस प्रकार से याद रखो फटाफट से। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया है, सॉरी 4.5 स्टार रेटिंग दिया है, मतलब ये चांसेस आने के हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, एक्सप्लेन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, माफ कीजिएगा ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ, एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, explain the various condition in universal law of gravitation, what do you mean by universal law of motion। मतलब इस प्रकार तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको मैं रफ करूंगा क्योंकि हम जा रहे हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि टॉपिक नंबर 5, 5वां टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, देखते हैं वो कौन सा है। लेकिन इसके पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। ले लो, नोट्स भी बनाते रहना आप लोग, और आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पूरा का पूरा आप देखना चाहते हो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस में, नॉर्मल लेक्चर वीडियो जो पहले अपलोड हो चुके हैं उसमें भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि आप जा रहे हैं हम लोग 5वें टॉपिक के ऊपर। आ जाते हैं फटाफट से, हो गया हमारा बोर्ड रफ। थैंक यू सो मच फॉर कॉर्पोरेटिंग दोस्तों। आई नो हमारा 1-2 सेकंड 2-3 सेकंड का टाइम जा जाता है बोर्ड रफ करने में, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोगे इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे 5th टॉपिक है, 5वां नंबर चल रहा था दोस्तों बराबर, 5वां नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 पढ़ लिया हमने, करेक्ट है, 5वां टॉपिक है। और ये देखो अबे आ गया, बहुत ही बेहतरीन दिल के करीब बहुत टॉपिक है, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है, यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसका एक रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, यूसीएम एंड सीएफ। इसको मैंने शॉर्टकट तरीके से लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा लिखना। यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हमने पढ़ा था ना पहले, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, याद है, सेकंड टॉपिक इसी में सर्कुलर मोशन, तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक सीएफ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप होने की वजह से इनका एक डेरिवेशन बनता है। वो डेरिवेशन क्या है ये आपको बहुत बेहतरीन और इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला और एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर वे, सर्कुलर डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक फोर्स भी एक्ट कर रहा था, जैसे मैंने बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो उसका फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि व्हेन एनी फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वही सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिख रहे हैं एफ से, तो एफ विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, याद रहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स F का मतलब होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। m का मतलब होता है मास, v का मतलब वेलोसिटी आप जानते ही हो, r मतलब रेडियस, ये आपको पता है, mv² अपॉन r बन गया। अब इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज हमें पता है दोस्तों कि जो स्पीड होता है, बचपन से हमने सीखा है, 8 या 9 स्टैंडर्ड में हमने सीखा है, जो स्पीड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग v बोलते हैं, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना स्पीड का मतलब। स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होता है इसका मतलब, बराबर। अब यहां पे स्पीड को हम लोग v से मानते हैं, डिस्टेंस कितना होगा मुझे बात बताओ, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक गोल ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट गोल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो गोल गोल घूम रहा होगा, तभी तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी एक सर्कुलर डायरेक्शन में अगर मुझे डिस्टेंस मापना है तो समझ लो यहां से मैंने शुरुआत किया, अब यहां से गया, जाते 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 यहां तक पहुंचा, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, उस सर्कल का सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये सब जानते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स 7वीं 8वीं में पढ़ा था कि कोई भी सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है। अब मुझे एक लाइन का लेंथ चाहिए तो हम सीधा सीधा यहां से लेके सीधा चले जाएंगे, माप लेंगे, बोलेंगे भाई 5 मीटर है, 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना भी है। लेकिन एक सर्कल का कैसे मापते हैं, सरकमफरेंस से 2πr करके मापते हैं। तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक सरकमफरेंस होगा, तो सरकमफरेंस का मतलब 2πr है। और टाइम कितना होगा उसके लिए जो भी टाइम होगा वो कितना होगा, t होगा, तो हमने मान लिया उसका टाइम होगा t, तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t हो गया, समझ में आ रहा है। तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t हो गया। अब इसको मैं पहले मिटा देता हूं, इसका कुछ काम नहीं हमें, ये तो हम आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे थे, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t है, लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूले में f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, ये जो है ना इसको उठा के इसमें डाल देता हूं, यानी कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या कर दिया, ये जो वैल्यू है इसको उठा के 1 में डाल दूंगा, तो हमारा 1 का इक्वेशन कैसे बनेगा, f विल बी इक्वल टू, ये m पहले से ही था, लेकिन ये जो v है v स्क्वायर है, तो v के जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, क्योंकि v का मतलब तो 2πr अपॉन t है, तो ये v के जगह पे मैं लिख रहा हूं 2πr अपॉन t, और ये पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये v स्क्वायर है तो ये v हो गया और इसका स्क्वायर, और अपॉन इसका पूरा अपॉन t है, समझ में आ रहा है, माफ करना दोस्तों, इसका पूरा अपॉन क्या है, r है, ये वैल्यू ले रहे हैं ना, इसमें डाल रहे हैं, तो mv स्क्वायर अपॉन r, यानी m ये v उसका स्क्वायर, और नीचे क्या है उसके r, यानी कि नीचे r हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, वापस से आ जाओ यहाँ पे, f इज इक्वल टू, ये m वैसी का वैसी है, रहेगा वैसी का वैसी, लेकिन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, 2 का स्क्वायर सबका स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे जितने भी चीज है इसके अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ठीक है। फिर पाई का स्क्वायर बन जाएगा पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर बन जाएगा r स्क्वायर, और नीचे जो t है, ठीक है ना, इसके नीचे t है ना, वो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसके नीचे जो t है वो क्या बन जाएगा t स्क्वायर, और ये पूरे के नीचे क्या है r है। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझ लो, क्रिटिकल चीज है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये m पहले से ही था, ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बन गया, r का स्क्वायर r स्क्वायर बन गया, नीचे t है तो t स्क्वायर बन गया, और पूरे के नीचे क्या है r है, तो ये इसके नीचे r आ गया। एक चीज आप कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 2 r है, r का स्क्वायर है और नीचे एक r है, तो ये r स्क्वायर और ये r कैंसिल हो जाएगा, कट गया ना एक दूसरे को, इसने काट दिया r को, तो ऊपर एक ही r बचेगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, तो ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 4 है ना नंबर, तो उसको आगे लिख देता हूं, तो 4 को मैं आगे लिख दिया 4, फिर ये m, फिर क्या ये दिख रहा है 4m पाई स्क्वायर, तो पहले मैं पाई स्क्वायर लिखता हूं, तो 4 पाई स्क्वायर m, 4 बच रहा है, पाई स्क्वायर बच रहा है, m बच रहा है, और एक ही r बच रहा है, तो एक r लिख दो, और नीचे क्या बच रहा है t स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है t स्क्वायर, और ये r तो चला गया, तो इतना ही बचेगा। समझ में आ गया, सिर्फ इतना बचा। अब इसको मैं और कुछ कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत नया चीज करने जा रहा हूं, यहां पे एक नया चीज क्या करने जा रहा हूं कि मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैथ्स में करते थे हम लोग, याद है कभी भी जरूरत पड़ती थी तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर मतलब n, डिनोमिनेटर मतलब d। न्यूमरेटर पता है ना क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली चीज को, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली चीज को, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r स्क्वायर। मैं r स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो रहा है देखो, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाई बाय, ये r स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा r क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक r पहले से ही था, अब उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर इज नथिंग बट r क्यूब, ये r क्यूब बन जाएगा, वैसे हमने किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये r क्यूब बन गया, और नीचे भी हो जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर पहले से ही था और r स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो t स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। अब मैं एक चीज करूंगा, देखो ध्यान से देखना, अब मैं एक चीज करूंगा कि ये जो चीज है 4, इसको मैं अलग रखा, ये ऊपर पाई स्क्वायर है उसको मैंने अलग रखा, ये ऊपर m है इसको मैंने अलग रखा, और ये नीचे वाला जो r स्क्वायर है ना इसको मैंने अलग रखा, ठीक है।
और अलग किसको कर रहा हूं अभी, ऊपर क्या बच गया, 4 निकाल दिया, पाई स्क्वायर निकाल दिया, m निकाल दिया, तो ऊपर एक बच रहा है आर क्यूब, और इसके नीचे मैं अलग से लिख रहा हूं टी स्क्वायर को। अब ये मैंने अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये जो अलग लिखने का पीछे का मकसद था मेरे, इस चीज को हम लोग एक नया चीज बना सकते हैं। क्या, देखो ध्यान से, ये पहली बात तो ये जो मैंने लिखा है ना, बस सिंप्लीफाई किया, यही चीज है ये पूरा, ये जो ऊपर का स्टेप है ना, यही चीज है, बस इसको मैंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके लिखा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अब यहां पे आपको एक चीज पता है कि हमने अभी केपलर्स लॉ पढ़ा था, तीसरा केपलर्स लॉ क्या बोलता था कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड द मीन क्यूब का रेडियस, ठीक है ना, रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन मीन रेडियस कोई प्लैनेट का और सन का, उसका क्यूब क्या रहेगा, इज इक्वल टू के रहेगा। ये हमने पढ़ा था ना, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पढ़ा था हमने। अब यही चीज दिख रहा है आपको, ये आर क्यूब ऊपर है, टी स्क्वायर नीचे है, यानी कि कहीं ना कहीं उल्टा है। तो इसको मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के है, तो अगर मैंने इसको उल्टा लिख दिया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कर दिया, तो ये के का 1/k हो जाएगा, ये के का 1/k हो जाएगा, यानी कि ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे मैं 1/k लिख सकता हूं। फ्रॉम कहां से आया, फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ। तो हम वहां पे वही करने वाले हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके मन में रखना है वो सब चीजें, बस रीजन बता देना है कि कहां से आया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो यहां पे हम वापस से स्टेप आएंगे कि f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन ये आर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये जो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर था, इसके जगह पे मैं लिख रहा हूं 1/k। कहां से आया, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो होता है वो होता है 1/k, और इसके पीछे का रीजन है फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स का तीसरा नियम के हिसाब से वो आया, इसलिए हमने लिखा। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसको एक साथ लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज एफ विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर के। एक साथ लिख दिया, खत्म, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है अक्सर जब हम लोग को किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने बोलता है, यानी कि अगर हमें पूछेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो निकाल के दिखाओ, तो बाय कैलकुलेटिंग दिस 4 पाई आर स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर के करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इसको भी आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुकता हूं यहां पे, तब तक फिर हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक के ऊपर, यानी कि टॉपिक नंबर 6। ध्यान से देखना दोस्तों, चलिए इसको रफ कर दूं दोस्तों अभी, ठीक है। अभी हम लोग इसको रफ कर रहे हैं ताकि हम लोग जाएंगे हमारे 6th टॉपिक के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिवीजन वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है कि हम ये वीडियो से क्या देना चाहते हैं आपको, ये आपको मिल रहा होगा। क्योंकि यार हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो एवरेज से एवरेज बच्चा है ना, वो भी अगर ये वीडियो देख लेता है, पहली बार क्यों ना देख रहा हो, उसने पहले जिंदगी में कभी ये चैप्टर पढ़ा भी ना हो, लेकिन फिर भी उसको आज ये चैप्टर देख के समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से, क्योंकि हम इस प्रकार आपको ये सब चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में बने रहना हमारे साथ, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसा चीज बताने वाला जो आपको बहुत मजा आएगा सुन के, ठीक है। तो वो चीज मैं लास्ट में रिवील करने वाला हूं इस वीडियो के कि क्या होने वाला है, और क्या मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा देने वाला हूं इसके बाद, ये वीडियो के बाद आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलने वाले। तो वो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज है और बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, तो क्या मिलेगा आपको बताऊंगा। लेकिन चलते हैं हम लोग तब तक हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक नंबर 6, ठीक है। छठा टॉपिक क्या है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आ गया फिर से हमारा, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो ये बहुत ही बेहतरीन और यूनिक टॉपिक है। यूनिक टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मतलब तो जानते हैं लेकिन इसका वैल्यू नहीं जानते कि कैसे आया। अब देखो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है जी। हमने इसके पहले एक जी पढ़ा था, कैपिटल जी, जिसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जो आपको बोलना है। अब यहां पे एक जी का वैल्यू दिया है स्मॉल जी, तो अक्सर हमको याद होगा कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कभी भी तो हम जी का एक वैल्यू लेते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन एग्जैक्टली 9.8 होता है क्या, नहीं, इसका एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होता है। तो वो हम लोग आज निकाल के दिखाएंगे आपको कि एग्जैक्टली हमारे जी का वैल्यू क्या आता है। समझ में आ रहा है।
और कहीं कहीं पे तो जी का वैल्यू 10 लेने बोलते हैं, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोलते हैं हम लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह एग्जाम में पूछते हैं तो, लेकिन वो यहाँ पे उनके हिसाब से होता है, हम ले भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसा होता है और किस प्रकार से आता है, क्या फॉर्मूला बनता है, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी यहाँ पे लिखूंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, और ये मेरे हिसाब से लगभग 4.5 स्टार का टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चलिए स्टडी करें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक चीज हमने बहुत पहले सीखी है कि हमने जब अर्थ का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स होता है, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो उसका वैल्यू होता है F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, जो भी आपको बोलना है, डी स्क्वायर रखो आर स्क्वायर रखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, ये m1 m2 में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा m रखेंगे, एक बड़ा m रखेंगे। ठीक है, तो g हमने रखा यहाँ पे, तो हम m1 के जगह पे एक बड़ा m रखते हैं और m2 के जगह पे एक छोटा m रखते हैं, तो g इंटू m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, यानी f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज हमको पता है दोस्तों, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, अब इसको मैं एक चीज मान लूं कि हमारा जो फोर्स होता है, बचपन से जो हमने सीखा है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी, ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। क्या होता है फोर्स, मास और ग्रेविटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फोर्स आ जाता है, करेक्ट है। तो अब ये फोर्स का मास इंटू ग्रेविटी है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स मैं इस एफ के स्थान पे लिख सकता हूं, कि जगह पे लिख सकता हूं, कि बिल्कुल लिख सकता हूं, तो मैं डाल दूंगा पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो ये f जो है इसके जगह पे ये mg डाल दूंगा, तो f के जगह पे क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, यानी कि mg इज इक्वल टू, f के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, mg लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है, g इंटू m अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे भी m है और यहां पे भी m है, तो ये m और ये m कट जाएंगे, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ अगर कुछ चीज सेम होती है तो वो कट जाती है, तो वो कट गया, तो क्या बच रहा है यहां पे, सिर्फ और सिर्फ g, तो g इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये g क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो, या फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल, इसका एक और नाम है। g का मतलब होता है ग्रेविटी का वैल्यू, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अब g का वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों, एक फॉर्मूला बन गया। अब यही फॉर्मूले में कुछ वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपका g का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना होगा, एक चीज पहले समझ लो कि ये g का मतलब क्या है, ये g का मतलब है g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m का मतलब क्या है, तो m का मतलब होता है दोस्तों यहां पे मास ऑफ अर्थ, हमारे पृथ्वी का वजन कितना है, हमारा जो पृथ्वी जो प्लैनेट उसका एक वजन है दोस्तों, तो वो कितना वजन है वो यहां पे पता चलेगा इसके थ्रू। उसके बाद यहां पे जो r दिख रहा है, r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ, हमारा पृथ्वी का त्रिज्या, यानी कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, कितना बड़ा है भाई, कितना चौड़ा है अर्थ, रेडियस कितना है, ये सब चीज पता चलेगा। तो उसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है दोस्तों, वो दिया हुआ रहता है, वो दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज होगा क्या, पृथ्वी कभी अपना वजन को चेंज करेगा क्या, नहीं, पृथ्वी कभी अपना साइज को चेंज करेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो उसका मास, रेडियस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या होता है, जी का वैल्यू हमने पढ़ा था क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, m का वैल्यू मैं आपको बता दूं, मास जो होता है, पृथ्वी का जो वजन होता है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कितना होता है, वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, बहुत होता है, मतलब 6 के आगे 24 बार 0 लिख दो, 6 लिखो और उसके आगे 24 बार 0 लिखते जाओ और काउंट करो, उतना वजन होता है पृथ्वी का, समझ जाओ बहुत ज्यादा होता है। फिर उसका रेडियस की अगर मैं बात करूं, पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो कितना बड़ा होता है दोस्तों, तो उसका रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6, ये इसका वजन होता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, 10⁻6 मीटर, मतलब 6.4 के आगे 6 बार 0 लिखो और उतना मीटर हमारा अर्थ का रेडियस है, समझ गया। अब आपको ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं वो वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अंदर डाल दो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, g इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, डाल दिया, g के जगह पे वैल्यू डाल दिया। फिर है डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय m, तो m का वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻24, यानी मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, और उसके नीचे अपॉन आर स्क्वायर, तो अपॉन कर दो, r क्या वैल्यू कितना निकाला है, कितना है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6, तो 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर।
वैल्यू डाल दिया फॉर्मूले में, आप कैलकुलेट कर दो इसको। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 6.7 इंटू 10⁻11। तो पहले क्या करने का, ऐसी टाइप की जब सिचुएशन आती है तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 6.67 एक नंबर है और 6 एक नंबर है, तो ये 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये साइड में करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी करके लाया हुआ है, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसके लिए मैंने पहले ही पूरा कैलकुलेट अपने बुक में किया हुआ है, ठीक है। तो 6.67 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाता है 40.02, ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि ये जो 10⁻11 दिख रहा है वो 10⁻24 होता है। इसको अगर मैं साइड में करके दिखाऊं आपको, 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, तो आपको पता है ना एक फॉर्मूला था, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो -11 प्लस 24 कितना हो जाएगा? -11 प्लस 24 इज नथिंग बट 13। तो यहां पे आ जाएगा 10⁻13। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। मतलब 10⁻11 को 10⁻24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻13 आता है। ये हमने बहुत पहले सीखा हुआ है दोस्तों, ये पूरा डिटेल में हमारे वीडियोस लेक्चर में मिल जाएंगे। रेगुलर वाले भी जाके देख लेना अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो। हमारे वीडियोस रेगुलर वाले जो पहले अपलोड हो चुके हैं, नॉर्मल लेक्चर बाय लेक्चर वाले, तो वो जाके देख लेना, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6.4 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो उसका भी एक वैल्यू आता है जो कि है 40.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 10⁻12, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 10⁻12। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 40.02 को 40.96 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आता है 0.977। ये 40.02 को 40.96 से आप डिवाइड करोगे, साइड में रफ पेपर में करके देख लेना, मैंने किया हुआ है, तो 0.977 आता है। और ये 10⁻13 को 10⁻12 से डिवाइड करोगे तो 13 और 12 में से इसके पास 13 है, इसके पास 12 है, तो कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 10 बचेगा, एक ही 10 बचेगा, क्योंकि इसके पास एक 10 एक्स्ट्रा है, इसके पास 12 ही है, तो 12 और 12 कट जाएंगे, इसके पास 10 ही बचेगा, तो 10 आ गया। अब 0.977 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जी का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 9.77। और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो बोलते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही है आपका फाइनल आंसर ऑफ जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया जी इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमेशा जब हम न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम जी का वैल्यू 9.81 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं दोस्तों, मैं आपको इसका भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं वैल्यू को, और हम हमेशा जो जी का वैल्यू होता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है कि वेन एवर वी गोज अबाउट द स्काई, बिलो द स्काई, स्पेस में जाते हैं तो हर जगह हमारा वैल्यू जो है अलग अलग होता रहता है। और उसी का टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आपको बताऊंगा कि अलग अलग जगह पे जो जी का वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। कैसे होता रहता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। और यही है हमारा टॉपिक, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने का, जी को फाइंड करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। और उम्मीद करता हूं अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो यार चुटकी बजाते आप इसको सॉल्व करोगे, है कि नहीं। प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और पूरा अच्छे से, और लेक्चर वाइज भी हमारा जो लेक्चर्स आप देखोगे जाके इस चैप्टर के बारे में, तो यार पूरा और अच्छी तरीके से मिलेगा, तो वो भी चेकआउट करते रहना। ये तो रिवीजन है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें रफ करने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों कि आप जैसे हमारे प्यारे स्टूडेंट मिले हमको, जो हमें हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, दिल से आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जो कि अगला हमारा टॉपिक है, जिसका नाम मैंने बोला वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब ये जो जी हमने पढ़ा 9.7 आया, ठीक है, ये हर जगह पे क्या सेम होता है कि हर जगह पे अलग अलग होता है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा साधारण सा टॉपिक है, एग्जाम में पूछने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो हमारा एक टॉपिक है, हमारा 7th टॉपिक हम मान लेते हैं, जिसका नाम है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो जी का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंगली अगर बात करें कि अगर हम अर्थ के ऊपर है, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो ये जो जी का वैल्यू होता है, और अर्थ सरफेस के ऊपर है मतलब हमारा जो हाइट होगा वो कितना होगा, 0 मीटर होगा। हमारा जो हाइट होगा वो 0 मीटर होगा, 0 मीटर या फिर मान लो, या फिर 0 किलोमीटर मान लो, चलो। तो हमारा हाइट कितना होगा, अर्थ के ऊपर ही खड़े, मतलब जमीन के ऊपर ही खड़ा हूं मैं, तो हमारा हाइट कितना है, 0 ही किलोमीटर है ना, पृथ्वी पे ही तो खड़े हम लोग, तो 0 किलोमीटर है। तो इसके लिए जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में 9.77 होता है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर करने के लिए 9.8 लेते हैं। समझ में आ गया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये अर्थ सरफेस के ऊपर थे, लेकिन अगर हम और ऊपर जाते हैं, अर्थ के ऊपर जाते हैं, समझ लो मैं चला गया माउंट एवरेस्ट के ऊपर। आपको पता है ना, एक सबसे ऊंचा पहाड़ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट। तो समझ लो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चला गया, तो वो हमारे पृथ्वी से लगभग 8.8 किलोमीटर ऊपर है। 8.8 किलोमीटर ऊपर जब जाओगे चढ़ के,
बहुत गिने चुने लोग गए ना, माउंट एवरेस्ट पूरा चढ़ाई किया है, वो लोग ने टॉप पे पहुंचे हैं, तो सोचो वो 8.8 किलोमीटर ऊपर तक चढ़े हैं। तो 8.8 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद जो जी का वैल्यू है, क्या लगता है आपको कितना चेंज होगा? तो मैं बता दूं कि यहां पे जी का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। सोचो अर्थ सरफेस से 8.8 ऊपर किलोमीटर जाने के बाद भी अर्थ का जो ग्रेविटी का जो वैल्यू था वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको पता है एक बलून होता है जिसमें जो हवा भर के जाते हैं ऊपर की तरफ जो जाता है, वहां पे अगर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो हॉट बलून का जो चीज होता है, हॉट बलून, ठीक है, हॉट बलून वाला जो चीज रहता है उसके ऊपर अगर आप बैठते हो, हॉट बलून के ऊपर आप बैठते हो और उसके एक मैक्सिमम हाइट पे जाते हो, तो समझ लो मैक्सिमम हाइट जो जाता है वो 36.6 किलोमीटर तक जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो जी का वैल्यू होता है वो यहां पे चेंज होके कितना हो जाता है, एग्जैक्टली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आ जाता है। यानी कि जो हॉट बलून जो था आपका 36.6 किलोमीटर, जी वाला जो पार्ट था वो 9.77 मीटर पर सेकंड तक जाता है। फिर उसके अलावा अगर बात करूं जो सैटेलाइट होती है, वेदर वाली सैटेलाइट जो वेदर फोरकास्ट करती है, तो वेदर सैटेलाइट भी लगभग कितना 400 किलोमीटर तक के ऊपर तक जाती है और वहां पे जी का जो वैल्यू होता है वो चेंज होके आ जाता है दोस्तों, बहुत कम 8.7 हो जाता है। ठीक है, ये 400 किलोमीटर ऊपर, हम पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर गए तो भी हमारा वैल्यू कुछ खास चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा सा कम हुआ और 8.7 पे आ गया। लेकिन एक और सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट, जिससे हमारा टेलीफोन इंटरनेट वगैरह वाला होता है, तो ये बहुत ज्यादा हाइट पे जाता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगभग 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, इतने हाइट पे। तो उस हाइट पे जी का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, यानी उतने हाइट पे आप चले गए मतलब स्पेस में ही चले गए लगभग, तो लगभग हो जाता है 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो जी का जो वैल्यू है, हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो कैसे धीरे धीरे अकॉर्डिंगली चेंज भी होता रहता है, फटाफट से क्या होता है वो चेंज भी होता रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं क्योंकि दोस्तों और 2 से 3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे फटाफट से कंप्लीट करा देंगे और ये पूरा वन शॉट जो वीडियो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप इसको क्या कर दो, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो वीडियो को पॉज करने का और स्क्रीनशॉट ले लेने का। अगर आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, आप नोट डाउन करना चाहते हो, तो वीडियो को पॉज करो, पॉज बटन होता है आपके स्क्रीन के ऊपर और फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आ जाते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर दोस्तों। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं जानते, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट है। आई गेस हमारा कौन सा 8वां टॉपिक था, आई गेस मुझे याद नहीं कौन सा टॉपिक था, लेकिन फ्री फॉल नाम है इसका। तो फ्री फॉल क्या होता है, अब जैसे कि आप जानते हो फ्री फॉल का एक्चुअल में एक मीनिंग होता है, नाम से ही पता चल जाएगा। फ्री फॉल मतलब फ्री होके नीचे गिरना, फ्री फॉल का मतलब होता है एकदम फ्री होके नीचे गिरना। तो समझ लो आप एक बिल्डिंग के ऊंचाई पे खड़े हो, टेरेस पे जाके एक बॉल लियो आपने और बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, तो बॉल को जब आपने ऊपर से नीचे छोड़ा तो बॉल धीरे 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 करके नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वो क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है दोस्तों कि फ्री फॉलिंग कंडीशन ये होता है कि विदाउट एनी फोर्स, मतलब आपने बॉल को फोर्स से नहीं फेंका, आपने बस एक नॉर्मल रिलीज किया और जब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो जो बॉल नीचे आ रहा है जमीन के ऊपर, टेरेस पे से आपने फेंका, बिल्डिंग के हाइट से आपने फेंका और वो जो बॉल नीचे आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे आ रहा है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो बॉल है वो फ्रीली फॉल हो रहा है, वो जो बॉल है वो फ्रीली फॉल हो रहा है, क्योंकि आपने कोई ताकत लगा के नीचे नहीं फेंका। जब आप ताकत लगा के फेंक रहे हो तो इसका मतलब आपने एक फोर्स को अप्लाई किया है, तो जब आपने फोर्स को अप्लाई किया इसका मतलब वो फ्री फॉल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ होल्ड किया, उसको पकड़ा हुआ था और एकदम हल्के से छोड़ दिया, तो सिर्फ ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो ओनली द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, देन वी कैन कॉल इट एज द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बट इसमें एक चीज और है कि कभी भी अर्थ के ऊपर कोई भी चीज फ्री फॉलिंग नहीं होती, क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस होता है। हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है, हवा है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हवा भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रेशर डाल रहा होगा, फ्रिक्शन आ रहा होगा उसको। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो फ्री फॉलिंग ओनली वैक्यूम में पॉसिबल है, क्योंकि वैक्यूम में कोई हवा नहीं होता है। स्पेस में चले जाओ तो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है तो फ्री फॉल ही होता रहेगा, मतलब वैक्यूम जहां पे है, जहां पे कोई हवा नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल चीज नहीं है, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट फॉल होगा वो क्या होगा, फ्री फॉल होगा। क्लियर है? अब इसमें एक फ्री फॉल में कंडीशन ये है कि जैसे कि आप जानते हो कि हमारे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, दूसरा था हमारा s इज इक्वल टू वाला, हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन था। तो हमारा फ्री फॉल क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, आप बिल्डिंग से उसको नीचे फेंक रहे हो, तो जब आप उसको बिल्डिंग से नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो उसकी जो स्टार्टिंग की स्पीड थी वो कितनी थी? आपने जब बॉल पकड़ के रखा था और उसको नीचे छोड़ा तो स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी उसकी, सोचो,
जीरो, क्योंकि आपने तो उसको पकड़ के रखा था ना, तो पकड़ के जब नीचे छोड़ रहे तो इनिशियली जो उसका स्पीड था यानी कि यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, जितना उसका ग्रेविटी है, यानी कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज इक्वल टू जी। यानी कि अब यही फॉर्मूले में हम लोग यू के जगह पे 0 लिखेंगे और ए के जगह पे जी लिखेंगे, देखो क्या हो जाता है। तो वी तो वैसे ही रहेगा, वी इज इक्वल टू यू के जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है, तो ये 0 प्लस ए के जगह पे क्या लिखना है, जी मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू जी टी। क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू जी टी बन गया। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो s इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय टी। तो u कितना है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ, a का वैल्यू क्या है, g है, टी स्क्वायर। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय टी 0 हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय टी 0 और ये हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, फ्री फॉल का फॉर्मूला है। हाँ, और तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर के जगह पे 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए के जगह पे g और s के जगह पे s। तो ये बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द 3 फॉर्मूला फॉर द फ्री फॉल कंडीशन। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी बहुत इजी है, बहुत इजीली एग्जाम में पूछने के चांसेस कम होता है, पूछेगा भी तो ऐसा पूछेगा, एक्सप्लेन फ्री फॉल या फिर एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ फ्री फॉल, एक्सप्लेन द फॉर्मूलेस फॉर फ्री फॉल। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और हम जाते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के, यानी कि आज के इस वन शॉट वीडियो के दोस्तों आखिरी टॉपिक पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन मैं मानता हूं दोस्तों इसको, वो है इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं फटाफट से, क्योंकि हम लोग अभी लास्ट में जा रहे हैं तो फटाफट करना पड़ेगा हमें। 9th टॉपिक पे आ गए, ठीक है। आ जाते हैं 9th टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। आखिरी टॉपिक है दोस्तों, देख लो 9th टॉपिक है, और ये टॉपिक भी 5 स्टार टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी। ये टॉपिक भी 5 स्टार टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी नाम से पता चल जाएगा कि ये एक वेलोसिटी है जो एस्केप करना जानती है। एस्केप मतलब बच के निकलना। तो ये एक ऐसा वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, समझ लो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे पास एक बॉल है, मैं बॉल को पूरी ताकत लगा के मैं आसमान की तरफ फेंकता हूं। तो हम लोग बचपन में खेलते थे, कैच खेलते थे, एक साइड एक बंदा खड़ा रहेगा, दूसरे साइड एक बंदा खड़ा रहेगा, और हम लोग ऐसे फेंक के मारेंगे, जितने हाइट में बॉल गया फिर दूसरे वाले के पास बॉल जाएगा, वो कैच करेगा, फिर वहां से वो फेंकेगा। लेकिन हमेशा हम जब बॉल ऊपर जितने भी ताकत लगा के फेंकते थे, बॉल नीचे आ जाता था, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये होना ही है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इतना ताकत लगा के फेंकूं, इतना ताकत लगा के फेंकूं कि बॉल जो है कभी नीचे आ ही ना, वो ऊपर ही ऊपर जाते रहे, हमारा इतना ताकत रहे हमारे पास कि वो ऊपर ही ऊपर जाते रहे और वो कभी आए नहीं नीचे। तो ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? यस, बिल्कुल हो सकता है। एंड वही है हमारा एस्केप वेलोसिटी का मेन सेंटेंस या फिर मेन डेफिनेशन। क्या है एस्केप वेलोसिटी? कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इतना ताकत लगाए कि उसके पास इतनी स्पीड आ जाए, वो इतनी स्पीड आने के बाद वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है उसको भी पार करके ऊपर चले जाए, तो वो कभी नीचे आएगा ही नहीं है। और वही जो ताकत लग रही है, वही जो वेलोसिटी लग रही है दोस्तों, उसी को मैं क्या बोलता हूं दोस्तों? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलता हूं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। यानी कि हमने उस ऑब्जेक्ट को इतनी ताकत लगा के इतनी स्पीड के साथ भेजा। वो जो स्पीड होती है ना एस्केप वेलोसिटी, वो एक ऐसी स्पीड होती है कि वो उतनी स्पीड से अगर जा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो जा रही है इतनी हाइट पे, तो वो कभी लौट के वापस रिटर्न ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। वो अर्थ का ग्रेविटी का जो लेयर होता है उसको पार करके ऊपर चले जाएगा और रिटर्न कभी अर्थ पे नहीं आएगा। तो वो जो ताकत होती है, वो जो एस्केप वेलोसिटी, वो जो स्पीड होती है, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और इसको लिखते हैं हम लोग ESC का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। और इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला आज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछते हैं। तो वी एस्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है दोस्तों, इज इक्वल टू √2gm/r। यहां पे 2gm/r, इसका मतलब होता है, इसमें स्मॉल r के जगह पे आप कैपिटल R यूज कर सकते हो। g का मतलब आप जानते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ द अर्थ, r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है। और इसी के साथ हमारे जो टॉपिक्स है दोस्तों, ये हो गए टोटली समाप्त। यानी कि पूरा चैप्टर वन शॉट रिवीजन हमने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों आज
कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे टोटल टॉपिक्स खत्म होते हैं। और एक चीज जो मैंने आपको बीच में बोला था कि आपको ये खत्म होने के बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, वो क्या है दोस्तों कि ये तो हमारा वन शॉट पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे ऑलमोस्ट 99% हमने ये पूरे चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करा दिया, रिवीजन करा दिया, वन शॉट करवा दिया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है दोस्तों, जो कि है न्यूमेरिकल्स। ये आप सब जानते हैं और आप लोग के मन में ये थॉट आया भी होगा। तो हमने न्यूमेरिकल्स अब तक नहीं कराए, तो दोस्तों तैयार हो जाना एक और वन शॉट के लिए। एक और वन शॉट वीडियो आएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए इस चैप्टर का। वन शॉट वीडियो जल्द से जल्द, कमिंग सून में यहां पे मैं लिख देता हूं। कमिंग सून इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लेना। अभी तो हम लोग कंटिन्यूस पहले चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का भी वन शॉट कंप्लीट सॉल्व के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, तरीका के साथ मैं आपको अनाउंस करूंगा और वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बस बने रहना। तो इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं ये जो मेहनत है मेरी आपके लिए वन शॉट प्रोवाइड करने के लिए और आपको पूरा रिवाइज करवाने के लिए, ये मेरी मेहनत जरूर एक ना एक दिन सफल होगी जब आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर करोगे और पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज हमारे वीडियोस देख के क्लियर कर लोगे। तो वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, यूजफुल लग रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।